हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी 1 से लेकर के 16 चैप्टर तक के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा प्यारे बच्चों और कमेंट करके बताइएगा जितना भी क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं उतना में से कितना क्वेश्चन आपको पता था। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा लेना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। क्यों जुड़ना है? क्योंकि देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेगा तो आपको क्लास का इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, साथ में कुछ नोट्स होगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह होंगे जो आपको ग्रुप में मिलते रहता है। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर देना है। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग ग्रुप में सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज कीजिएगा ना तो यहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो ये नंबर रहा 914252 ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में जुड़ जाएगा। ठीक है, और साथ में प्यारे बच्चों चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन होता है, उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जितना भी क्लास मिले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, चलिए बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस आपको प्रयास करना है, जितना क्वेश्चन करवाऊंगा ना अधिक से अधिक ज्ञान लेने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए तो चलिए प्यार बच्चों बेहतरीन वीडियो की शुरुआत है। जैसे कि आपको आज पता है कि रक्षाबंधन है प्यार बच्चों, तो आपको पता है कि आज का दिन भाई बहन का अटूट प्यार दिखाता है। ठीक है, ये विश्वास का प्रतीक है। तो आशा है आप लोग अच्छे तरीके से मना लिए होंगे। तो आप पढ़ाई पर आप लोग आ जाइए, ध्यान दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपका बेहतरीन चैप्टर प्यार बच्चों देखिए, पूरा जो बेहतरीन चैप्टर है उससे आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहला चैप्टर है तो लगभग चार गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाए। सेकंड चैप्टर है तो चार ऑब्जेक्टिव। जो लंबा चैप्टर रहेगा ना, बेहतरीन चैप्टर रहेगा ना, तो उससे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 16 चैप्टर को कवर करना, 16 चैप्टर का बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस बेहतर तरीके से वीडियो में साथ देना है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आया है कि जीव अमीबा में जनन के जो प्रक्रिया होती है किस प्रकार से होता है। यानी कि अमीबा तो आप लोग मैट्रिक क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अमीबा अमीबा अमीबा। तो अमीबा क्या होता है? तो अमीबा प्यार बच्चों पहले बात जो इसका जनन जो होता है वे विखंडन के द्वारा होता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, तो यह मेवा आगे चल के क्या हो जाता है, दो भाग में टूट जाता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से टूट जाता है। तो इसके दो भाग में टूटने की प्रक्रिया को ही हम लोग विखंडन कहते हैं। विखंडन कहिए या द्विखंडन कहिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो विखंडन होगा, विखंडन का मतलब है टूटना होता है और द्विखंडन का मतलब है टूटना ही होता है। तो यहाँ पर याद रखिए अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, तो विखंडन के जरिए होता है। तो सही जवाब आपका बी नंबर होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, तो प्याज में परिवर्धन का मतलब समझते हो? वृद्धि। प्याज जो होता है उसमें परिवर्तन किसके माध्यम से होता है? तो प्याज आप लोग देखोगे प्यारे बच्चों, प्याज में देखिएगा ना तो कुछ इस प्रकार से आपका रहेगा। ठीक है, तो यही होता है परिवर्तन। तो ये परिवर्तन होता है किसके द्वारा होता है? तो बल्ब के द्वारा होता है। ये जो आपको देख रहे हैं प्यारे स्टूडेंट्स, ये यही है बल्ब, और इसी के द्वारा परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब बहुत सारा होना। ये जो आपको जो परिवर्तन दिख रहा है इसी के जरिए होता है। यानी कि प्याज में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो बल्ब के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो बल्ब के द्वारा होता है। तो ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, जितना भी करवाऊंगा ना बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो चलिए प्यार बच्चों अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन की इकाई है। देखिए अलैंगिक जनन का मतलब आप लोग समझते हैं ना। तो चलिए यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन की इकाई कौन है? तो देखो युग्मक जो है लैंगिक जनन में यूज होता है। जैसे युग्मक में हो सकता है शुक्राणु भी हो, अंडाणु भी हो। और युग्मनज तो आपको पता है कि शुक्राणु और अंडाणु मिल करके जो जायगोट बनाता है, जो निषेचन होता है, उसको युग्मनज कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया क्योंकि ये लैंगिक जनन की बात कर दिया। अभी यहाँ पर देखेगा स्पोर जो होता है ना प्यारे बच्चों, विषाणु, यह अलैंगिक जनन की विधि है। कौन सी विधि है? तो अलैंगिक जनन की इकाई है कौन? तो स्पोर। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? विषाणु। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखो बायोलॉजी से बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कायिक प्रवर्धन में निम्नलिखित में से कौन सही है? देखो
कायिक परिवर्तन होता किसमें है? सोचने वाली बात है। बहुत सारा कायिक परिवर्तन होता है, दाव लगाना, कर्तन लगाना, जो हम लोग नहीं करते, बहुत सारा प्रयोग करते, तो वो सब जो है दाव लगाना, कायिक परिवर्तन, पौधों को विकसित कर लेना, ये सब जो है अलैंगिक जनन की एक विधि है। कौन सी विधि है? तो अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है, तो कायिक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये अलैंगिक जनन की विधि सही है, इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ए नंबर होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, तो आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और आपका बात किया जा रहा है परागकण का बाह्य चोल। जो बाहरी चोल होता है, बाहरी आवरण जो होता है, किस पदार्थ का बना होता है? यानी कि जो आपका जो परागकण होता है प्यारे बच्चों, मान लीजिए परागकण है, इसका बाहरी वाला जो बाहरी जो आवरण होता है वो किससे बना होता है? तो आपको याद रखना, आस्पोरोपोलिनिन से बना होता है। क्या चीज? आस्पोरोपोलिनिन से बना होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि परागकण के बाह्यचोल किस पदार्थ का बना होता है? याद रखिएगा, आस्पोरोपोलिनिन। बहुत अच्छा तरीका से इसके बारे में पढ़ाया, बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में इससे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना है आस्पोरोपोलिनिन से बना होता है। किसका आवरण? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, परागकण का बाह्यचोल होता है। क्या था? बाहरी चोल होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका पूरा संरचना हम आपको करवाए थे। अगला देख लीजिए, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? और यहाँ पर आपका है परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखो, परागकणों का जो अध्ययन होता है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं पाइलिनोलॉजी, या पाइलिनोलॉजी में मिलेगा ना, लास्ट में टोनोलॉजी भी कभी कभी दे देता है, या आपको पोलिनोलॉजी देखो पोले भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिखा आपका क्या? पाइलिनोलॉजी। क्या लिखा हुआ है? पाइलिनोलॉजी। तो ये आपका सही हो जाएगा, कहीं कहीं आपको दे देगा पाइलिनोलॉजी, वो भी सही है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना शब्द का। पाइलिनोलॉजी यहाँ पर जो का परागकणों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? परागकण का अगर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो कुछ नहीं बोलेंगे, पाइलिनोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाइलिनोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखो, गौरव बीजाणु धाने के बारे में अच्छा तरीका से सेकंड चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। तो गौरव बीजाणु धाने, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेगास्पोरेजियम, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? तो दूसरा नाम इसका बीजांड होता है। और पता है, एक क्वेश्चन मैं आपसे करूं कि बीजांड विकसित होकर के क्या बनाता है, तो पता आपको होगा। अगर पता है तो अच्छी बात है, आप मेहनत लगातार करें, इसलिए आपको पता है। बीजांड विकसित होकर के बीज बनाता है। क्या चीज बनाता है? बीज बनाता है। और अंडाशय विकसित होकर के क्या बनाता है? तो फल बनाता है। इसे हम जानते हैं ना, बेसिक क्वेश्चन। अगर वो सब जानते हैं तो आप लोग बोर्ड में अच्छा तरीका से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, नहीं जानते हैं तो मेहनत करते रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है जानना भी। तो बीजांड विकसित होकर के बीज बनाता है, अंडाशय विकसित होकर के फल बनाता है। और यहाँ पर गुरु बीजाणु धान्य को ही दूसरा नाम बीजांड कहा गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आइए, निषेचन के बाद बीजांड किसमें विकसित हो? आइए गया क्वेश्चन, जिसका इंतजार तो वहीं आ गया। निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर के क्या बनाता है? यानी निषेचन निषेचन जब हुआ ना, तो बीजांड विकसित होकर के क्या बना लेगा? तो बीजांड विकसित होकर के बीज बनाता है। क्या बनाता है भाई? तो बीज बनाता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और साथ में आप लोग को यही कहना चाहते हैं प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग ले लीजिएगा ऑल सब्जेक्ट का नोट्स। क्यों? क्योंकि आपको अगर बेहतर नंबर लाना है तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। हम चाहेंगे आप जरूर अगर मेहनत करते थे एक बार देखें नोट्स को, तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीसरा चैप्टर की बात आ गया। ठीक है, तो इतना जल्दी जल्दी यहाँ प्यारे स्टूडेंट्स, लास्ट में कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन भी लेकर आए हैं, उसको भी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरा चैप्टर में आया सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मानव जनन। ठीक है, मानव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि मानव मादा में, यानी कि मानव मादा यानी कि स्त्री में अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? यानी कि अंडोत्सर्ग जो होता है केमा दिन होता है? तो वो 14वें दिन होता है। केमे दिन? लगभग 14वें दिन होता है, 28 दिनों तक चलता है, जिसे मासिक मासिक चक्र कहते हैं। ये प्रति माह 28 दिनों पर होता है। कुछ कुछ महिलाओं में अलग अलग दिन हो सकता है, लेकिन ये हमेशा 28 दिनों पर होता ही है। हो सकता है ना, होता ही है। मासिक चक्र कितने दिन होता है? 14वें दिन होता है। मानव मादा में अंडोत्सर्ग जो होता है किस दिन होता है? तो 14वें दिन होता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपके बोर्ड में 2 नंबर में पूछ सकता है मासिक चक्र क्या है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो वही आपको पता करना है मेहनत के जरिए। जितना हो सके बायोलॉजी में मेहनत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना 14वें दिन मासिक चक्र के होता है। मासिक चक्र 28 दिनों पर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु, शुक्राणु का अग्रभाग जो होता है किसका बना होता है? जैसे शुक्राणु जो होता है प्यारे स्टूडेंट, शुक्राणु का जो अग्रभाग जो बना होता है ना, वो किसका बना होता है? बताइए, शुक्राणु का जो अग्रभाग बना होता है ये किसका बना होता है? पता है किसी को? तो शुक्राणु का जो अग्र भाग जो होता है एक्रोसोम, वो गोल्जी काय का बना होता है। किसका बना होता है? ये प्यारे स्टूडेंट सबका गोल्जी काय का बना होता है। यानी कि शुक्राणु का जो अग्र भाग होता है ना एक्रोसोम, वो गोल्जी काय का बना होता है। इसमें ऐसा हार्मोन होता है ना कि मानव मादा जो होता है प्यारे बच्चों, उसको अंडाणु को भेज सकता है। ठीक है, यानी कि अंडाणु को समझिए कि कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये आपका गोल्जी काय का बना होता है, इस थोड़ा बात ध्यान रखिएगा। एक्रोसोम, ठीक है, एक्रोसोम किसका बना होता है? तो गोल्जी काय वही लिखा हुआ है। शुक्राणु का अग्रभाग इसे गोल्जी काय कहा जाता है, एक्रोसोम होता है। किससे बना होता है? तो याद रखिएगा गोल्जी काय से बना होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, और शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो आप लोग को पता है तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर लिथियम कहाँ पाया जाता है? देखो कॉपर लिथियम की बात किया जा रहा है, और कॉपर लिथियम मैंने बताया कितना बढ़िया से फिगर मैंने माधव अंडाशय का करवाया है, इतना बढ़िया से क्या ही बताएं। ठीक है, अगर आपको फिगर वगैरह याद होगा ना तो आपको पता है कि अंडाशय में पाया जाता है। क्या चाहिए? मानव जो अंडाशय होता है ना, उसका नामांकित चित्र करवाएं, जो बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। डायग्राम 2 नंबर में पूछता है, और जितना भी फिगर वगैरह है ना, दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर में पढ़ा है, सारा क्लियर रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर ल्यूटियम जो होता है कहाँ पाया जाता है? तो आपको याद रखना अंडाशय में पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? देखिए भ्रूण जो होता है उसको पोषण कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा नाम सुने होंगे। ठीक है, प्लेसेंटा से ही मिलता है। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो प्लेसेंटा से मिलता है। इसको वहां से श्वास से मिलता है बच्चा को, जैसे माँ के पेट में रहता है बच्चा को, तो उसको श्वास कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा ही मिलता है। भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? प्लेसेंटा के माध्यम से ही हो रहा है। तो ये सब सारा चीज जो है प्यारे बच्चों प्लेसेंटा के माध्यम से ही प्राप्त हो रहा है। इसको हिंदी में कहा जाता है अपरा। लेकिन विद्यार्थी क्या ही करें, बायोलॉजी में आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पर ध्यान देना चाहिए। इसको हिंदी में अपरा कहा जाता है, और अपरा के बारे में नहीं पता रहेगा तो दिक्कत आपको ना होगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम मिला दे रहा है। क्या कर सकते हैं? भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? अपरा प्लेसेंटा से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों। चौथा चैप्टर आ गया। कहा जा रहा है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है कब शुरू हुआ था? बताओ, परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या है? पढ़ाया हुआ चीज अगर आपको नहीं याद है तो सच बोले, आपका दुर्भाग्य है कि आपको नहीं याद है। हम आपको पढ़ाएं और आपको याद नहीं है, तो क्या सिद्ध करना चाहते हो बताओ? इसका मतलब कि मेहनत नहीं कर रहे हो, यही ना? इतना आसान चीज है। परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या है, इतना अच्छा तरीका से पढ़ा चुका हूँ। ये कब आया था? 1951 ईस्वी में आया था। ठीक है, कब आया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 ईस्वी में लागू किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यौन संचार। देखिए यौन रोग कैसे होता है? जैसे कि अनैतिक लोगों, मतलब भिन्न भिन्न लोगों से यौन संबंध रखना, जिसके कारण ही कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले से मतलब यौन संचालित है, उसके संपर्क में अगर आप लोग आ गए हैं किसी से और लैंगिक संबंध बना लिया, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या हो जाएगा? यौन संचालित रोग, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है STD। इसीलिए इसके लिए एक यूज होता है प्यारे बच्चों, कंडोम। ठीक है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि यौन संचालित रोग कौन सा। तो यहाँ पर आपको याद रखना, 3 गो मैं आपको नाम बता रहा हूँ। ठीक है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। पिछला साल का क्वेश्चन बैंक देखिए, उसमें पक्का पूछा गया। अगर नहीं आया, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पूछे। 3 गो होता है यौन संचालित। पहला होता है गोनोरिया, सिफिलिस, याद रखिएगा, सिफिलिस, सिफिलिस और एड्स है। सबसे खतरनाक एड्स, HIV वायरस के कारण होता है। ये तीनों आपको याद रखना है कि यौन संचालित रोग होता है गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स। अगर एड्स किसी को हुआ है, उसका आज तक कोई दवा नहीं बना, सीधे मौत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर यौन संचालित रोग क्या चाहिए? क्या चाहिए होता है? STD, तो गोनेरिया है। ठीक है, याद रखिएगा, हर साल 1 नंबर पूछता है। ये तीनों को याद कर 1 नंबर आपका फिक्स है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या उपाय है? तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? ठीक है, क्या उपाय है कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, आपका देह गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग, कंडोम का प्रयोग। देखो गर्भ निरोधक दवा जैसे जानते हो, माला एन माला डे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई, ठीक है छोड़िए, गर्भ निरोधक दवा क्या होता है?
माला एन माला डी होता है। और यहाँ पर आपका कंडोम जो होता है इसका उपयोग कीजिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए। एक नसबंदी होता है, जैसे पुरुषों में होता है, नारियों में भी होता है, ठीक है। तो एक वाक्सेटोमी और एक और होता है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज मैं आपको बढ़िया से पढ़ा चुके हैं। अगर ये सब याद रखेगा तो आपको कभी दिक्कत हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें जनसंख्या नियंत्रण के उपाय है तो ये सभी हो जाएगा। सभी जो विधि है मेरे प्यारे बच्चों सबसे बढ़िया विधि है, यहाँ पर सभी जो हो जाएगा। यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए उपाय है। अगर पूछा जाए सबसे बढ़िया विधि जनसंख्या नियंत्रण का कौन है तो वो आपका नसबंदी है। अब बताओ पुरुषों में नसबंदी क्या कहलाता है, स्त्रियों में नसबंदी क्या कहलाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। मैं आपका चेक करना चाहता हूँ कितना याद रखते हो। मुझे सब पता है कौन कमेंट करता है कौन ना कमेंट करता है। जो वही लोग कमेंट नहीं करता जिसको नहीं पता, मैंने पहले से पढ़ा रखा है। आपको नहीं पढ़ाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं बोले, जिसको पढ़ाए हैं अगर कमेंट नहीं कर रहा तो उस स्टूडेंट पर हमको लानत है, ठीक है। इतना पढ़ाने के बावजूद भी अगर ना पता हो तो लानत है उस स्टूडेंट पर, क्योंकि इतना मेहनत करने के बावजूद भी नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे। नसबंदी ये आपका सबसे बेहतरीन विधि है, ऐसे तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा सभी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे सुरक्षित होता है नसबंदी। अगला देख लीजिए 16वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको कहा जाता है। आईवीएफ का फुल फॉर्म पूछेगा कि आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में लिखा हुआ नीचे। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में किसका स्थानांतरण होता है। अब बताओ इसमें किसका स्थानांतरण होता है प्यारे बच्चों, ये आप लोग थोड़ा बता दीजिए, ठीक है। तो देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में युग्मनज का और भ्रूण दोनों का स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए और 16 नंबर क्वेश्चन का फटाफट सी नंबर ऑप्शन दे दीजिए, ठीक है आप लोग। चलिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए प्यारे बच्चों वीडियो आपको कैसा लगता है, ठीक है। इतना मेहनत से 16 चैप्टर तक लास्ट तक आपको टाइपिंग करना पड़ा तब इतना देर लग गया वीडियो स्टार्ट करने में, ठीक है। थोड़ा बात को समझिए, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, दोनों ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत चैप्टर 5 है। और इसमें पूछा जा रहा है कि मटर के पौधों में मेंडल ने कितने कितने गुणों का अध्ययन किया, ठीक है। कितने गुणों का अध्ययन किया, तो 7 गुणों का अध्ययन किया था, ठीक है। कितने गुणों तक, 7 गुणों तक अध्ययन किया था। तो यहाँ से देखिए 7 गुण आपको बी नंबर मिल रहा है। अलग अलग पौधे इन्होंने मटर के पौधे को छुरीदार लिया, कोई बहुत ज्यादा टाइट लिया, कोई नर्वस वाला लिया, यानी कि हर तरह के मटर पर प्रयोग इन्होंने किया। किसने किया, तो मेंडल ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब 7 आपका गुणों का अध्ययन किया था मेंडल ने, ठीक है। अगला देख लीजिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चयन किया, बताओ। ये सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस आपको नहीं है कि चना का यूज किया था कि मटर का यूज किया था कि गेहूं का यूज किया था कि सरसों का यूज किया था। तो सब बच्चा को पता होना चाहिए कि मटर का यूज किया था, ठीक है। पे मैंने मेटर। अगला क्वेश्चन आ जाए 19 नंबर क्वेश्चन के मानव में लिंग निर्धारण। देखो अगर मान लीजिए कि लिंग निर्धारण की बात आएगा तो कौन लिंग निर्धारण करेगा, सोचने वाली बात है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। पुरुषों में क्या पाया जाता है, एक्स एक्स ना, तो कहोगे हाँ तो पिटाई लग जाएगा। एक्स एक्स पाया जाता है महिला में। अब बताओ फाई किसमें है, पुरुष में क्या चाहिए होता है एक्स वाई। अब बताओ कि महिला निर्धारित करेगा लिंग के, पुरुष करेगा तो जाहिर सी बात है पुरुष में बाई गुणसूत्र है तो पुरुष ने करेगा। ये एक सेक्स तो महिला में होवे करता है, अगर बाई चाहिए तो आपको बाई गुणसूत्र चाहिए तब तभी पता चलेगा, ठीक है। तो यह पुरुषों के द्वारा निर्धारित होगा। मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा पता चलता है, तो पुरुषों के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए पिता के द्वारा, इनके बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सहप्रभाविता का उदाहरण देखिए, सहप्रभाविता कितना बढ़िया से पढ़ाए बताइए, एग्जाम में आ जाएगा 5 नंबर में, तो क्या कीजिएगा। सहप्रभाविता का उदाहरण है, सहप्रभाविता का उदाहरण देखो रक्त समूह दे दिया, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा रक्त समूह, जैसे कि ठीक है ए और बी जो होता है ये आपका जैसे कि ए बी रक्त समूह है तो वही दिखाएगा सहप्रभाविता, क्या दर्शाएगा प्यारे बच्चों, सहप्रभाविता दर्शाएगा, ध्यान रखिएगा। और रंगहीनता रंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, हिमोफीलिया वगैरह तो रोग है तो ये नहीं होगा। रक्त समूह दर्शाएगा जो कि सहप्रभाविता का उदाहरण है। रक्त समूह जैसे ए बी रक्त समूह हो गया ये सब। अगला क्वेश्चन देख लीजिए छठा छठा चैप्टर है कि वंशागति का आणविक आधार, वंशागति का आणविक आधार। तो यहाँ पर आप लोग बताइए वंशागति का आणविक आधार में चैप्टर आ गया है। और 21वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डीएनए के 2 स्टैंड को आपस में कौन जोड़ता है, यानी कि डीएनए का जो 2 स्टैंड है ना इसको आपस में कौन जोड़ता है, इससे इस प्रकार से इसको आपस में कौन जोड़े रहता है, ये आप लोग बताइए तो फटाफट से। ये कौन जोड़े रहता है, इतना आसान फिगर है, इसको बताइए कौन आपस में जोड़े रहता है।
फटाफट हाइड्रोजन बॉन्ड है प्यारे स्टूडेंट, सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो बड़े दिक्कत है। और फिगर भी बनाना आना चाहिए, हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़ा होता है। अगर फिगर नहीं बनाने आ रहा है तो ऑनलाइन पिटाई, ठीक है, और ठोकेंगे भी बढ़िया से अगर नहीं याद है तब। फिगर 5 नंबर में आया था पिछला साल, इसलिए क्लियर रखिए। डीएनए के दो स्ट्रैंड को आपस में कौन जोड़ता है, तो आपको याद रखेगा प्यारे बच्चों, आपको हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़े रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डीएनए में नाइट्रोजन बेस के रूप में क्या पाया जाता है, आप बताओ। डीएनए के बाद आरएनए ना पूछा जरा, डीएनए तो डीएनए में क्या पाया जाता है, डीएनए में केमिस्ट्री में पढ़ाया है, बायोलॉजी में पढ़ाया है कि डीएनए में थायमिन पाया जाता है, आरएनए में यूरासिल पाया जाता है, बस। थायमिन जो कि अलग होता है, कॉमन 3 गो होता है, कौन कौन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, ये तीनों है ना कॉमन होता है डीएनए आरएनए, मतलब तीनों में, मतलब ये है कि डीएनए और आरएनए की बात होगा ना तो ये तीनों पक्का रहेगा, एडेनिन रहेगा, ग्वानिन रहेगा, साइटोसिन रहेगा। इसको इंग्लिश में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन। लेकिन बात आ जाता है आंसर कि ना, तो लास्ट वाला देखा जाता है। डीएनए है तो डीएनए में थायमिन लास्ट में होना चाहिए, और यूरासिल उसमें होता है आरएनए में। तो देखो डीएनए है तो लास्ट में है, थायमिन नहीं है, तो ये यूरासिल दे दिया जो कि आरएनए के लिए, जो कि गलत है। एडेनिन ग्वाइनिन साइटोसिन थायमिन ये वाला सही होगा, क्योंकि डीएनए में थायमिन पाया जाता है, थायमिन बस में पाया जाता है, क्लियर रहेगा। अब देखो एडेनिन यूरासिल, यूरासिल कहने से आ गया, यूरासिल थायमिन एक साथ कैसे हो सकता है किसी एक में, नहीं, ये सब खत्म हो गया। राइट आंसर आपका बी नंबर हुआ, बिफोर बम्बई। अगला अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, कहा जरा है कि ओकाजा के खंड कब बनते हैं, ओकाजा के खंड कब बनते हैं बताइए। प्रतिकृतियन बताए थे, क्या चीज का प्रतिकृतियन, तो आपको पता होगा डीएनए का प्रतिकृतियन, ठीक है, याद है कि भुला के रिप्लिकेशन, जो लाखों लाखों प्रतिकृतियन डीएनए का बना लेता है, एकदम फटाफट बना लेता है। तो बताइए कि ओकाजा के खंड कब बनते हैं, तो डीएनए के प्रतिकृतियन के समय, यानी कि डीएनए का जब प्रतिकृतियन होता है ना, कि कॉपी करने लगता है ना, तो लाखों कॉपी कर देता है डीएनए का, तो यही इसी दौरान बढ़ता है ओकाजा के खंड, ठीक है। देखो बहुत बढ़िया से पढ़ा, हमको अब तो अफसोस होता है, मान लीजिए अगर इसमें आपको नहीं पता कुछ टॉपिक्स जो इतना बढ़िया से पढ़ाए हैं, डीएनए का प्रतिकृतियन नहीं पता है, तो बताइए कितना बुरा लगता है, इतना मेहनत करने के बावजूद भी अगर नहीं याद हो, तो समझे किस कोरे के स्टूडेंट आप हैं, मेहनत नहीं करे इसका मतलब। सीधा सीधा मेरा कहना है कि मेहनत कीजिए, ठीक है, नहीं मेहनत कीजिएगा तो हमको तो नुकसान है, ये अपना तो पूरा नुकसान कर रहे हो। बढ़िया नंबर लाना है तो पीछे वाला सारा रिवीजन रोज होना चाहिए। अगर ये बात अगर आप नहीं मानोगे तो पेट पेट के मनवाएंगे कि हाँ मानना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या है बताओ, ट्रांसक्रिप्शन है क्या, अब नहीं पता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, हिंदी में भी ना पता होगा क्या कहते हैं, याद है हिंदी में ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं, पहली बार ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनना, और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, डीएनए से आरएनए बनना को ही हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से अगर प्रोटीन बन रहा है, क्या चीज, आरएनए से प्रोटीन, हाय आरएनए से प्रोटीन बनता है, हाँ जी, तो आरएनए से प्रोटीन बन रहा है प्यारे स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनुवादन, ठीक है। और यहाँ पर अनुलेखन, इसको बोलेंगे डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए को बनना, देखो याद करो 101% आइए करेगा क्वेश्चन ऐसा, इस साल भी आया, जिस दिन पढ़ाए थे उसी दिन पूछा था, 1 तारीख को पढ़ाए थे, 1 फरवरी के, और 1 फरवरी के बोर्ड में आया था दोपहर को। तो ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनना, और डीएनए से आरएनए तो बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरएनए से प्रोटीन बनना उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन, अनुवादन, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखे, मेहनत कीजिएगा ना तो एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा, अच्छा गर्दा उड़ा देंगे, हाँ। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में एक बार तुम कमेंट कीजिए तो कैसा लग रहा है वीडियो पढ़ने में, एक बार कमेंट कीजिए तो। कौन कॉल कर रहा है, लगता है कि स्टूडेंट कॉल कर रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, 24 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है, ए नंबर, थोड़ा रिवीजन करते चलेगा प्यार बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, और जितना पढ़ाते हैं तो आप लोग थोड़ा बात को समझिए और मेहनत कीजिए। इसका क्वेश्चन का पता है, जीवन की उत्पत्ति कौन लिखा था, डार्विन ने लिखा था कि किसी और ने, लिख दीजिए इसका आंसर आप लोग सुनहरे अक्षरों में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये वाला बताइए कि ये वाला जो है प्यार बच्चों, जीवन की उत्पत्ति का पुस्तक किसने लिखा था, अच्छा जीवन की उत्पत्ति की बात आया, ठीक है, डार्विन ने तो जीवन के लिए सिद्धांत दिया था, लेकिन जीवन की उत्पत्ति की बात आएगा ना तो ऑपरिन ने दिया था, कौन दिया था, ऑपरिन ने। ये देखो जीवन वाला क्वेश्चन है, जीवन की प्रकृति वाला, वो आपका संबंधित है डार्विन से, लेकिन जीवन की उत्पत्ति जो है पुस्तक किसने लिखा है, ये ऑपरिन होगा।
आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं होता है और डार्विन ही होगा, तब आप अपने मर्जी पर रहो। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक ओपरेन ने ही लिखा है, बुक में देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको से दिक्कत होता है तो हम आपको बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर ओपरेन होगा। यहाँ पर देखिए समझातीय अंग है, देखो आप बताओ समझातीय अंग पढ़ाए हैं आप, देखो परिभाषा ना है ये। संरचना में समान हो, कार्य भिन्न हो, यही ना होना चाहिए आंसर। बताइए कमेंट बॉक्स में, संरचना में समान हो और कार्य भिन्न हो, यही आंसर होना चाहिए, जो कि आप लोग देना चाहिए आप लोगों को। जैसे मनुष्य का हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ये क्या कर रहे हो, मनुष्य का हाथ और कुत्ते का अग्रपाद कैसे हो गया? अरे प्यारेलाल, हम लोग को 5 गो पंजा मिल रहा है, तो हाँ कुत्ता का भी 5 गो पंजा होता है, हाँ तो हम लोग ये हाथ से खाते हैं लेकिन कुत्ता हुआ से चलता है। बताइए संरचना में समान है लेकिन कार्य भिन्न है। हम लोग संरचना में देख रहे हैं, हमारा अग्रपाद हमारा हाथ है, उसमें 5 अंगुली है, और कुत्ता का अग्रपाद देखो ना, उसमें भी 5 है, लेकिन हम लोग खाने का काम करने का काम करते हैं और कुत्ता चलने का काम करता है, तो समझिए, और नोचने का भी काम करता है, हम लोग पीटने का भी काम करते हैं हाथ से। तो संरचना में समान है, कार्य में भिन्न है, उसको बोलते हैं समझात अंग, ठीक है, कितना आसान चीज है। अगर मान लीजिए आज एग्जाम में, तो क्या कीजिएगा, अगर नहीं पता है समझात अंग नहीं क्या है, तो बताइए किसका गलती, हमारा गलती आपका गलती? मेरा भी गलती है, क्योंकि हम पेट नहीं रहे हैं और पूछ नहीं रहे हैं इसीलिए। और आपका गलती कि आप रिवीजन नहीं करें, अपने मजबूरियों को खुद नहीं समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 27 नंबर क्वेश्चन, कि मानव के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव के विकास का अध्ययन मानव शास्त्र कहलाता है। पढ़ के गए थे और पता चला एग्जाम में मानव शास्त्र ऑप्शन में नहीं है, लो लग गया वाट। अब क्या कीजिएगा, मानव विकास का अध्ययन मानव शास्त्र कहलाता है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या कीजिएगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंग्लिश में भी कि इसको कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहता है? एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, हाँ एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। किसका? किसका विकास का अध्ययन? तो याद रखिएगा मनुष्य के यानी कि मानव के विकास का अध्ययन। अगला क्वेश्चन आ जाए, डार्विन के अनुसार विकास का मुख्य कारण क्या है? डार्विन के अनुसार मुख्य कारण क्या चाहिए? देखिए डार्विन जो वैज्ञानिक है प्यारे बच्चों, इसके अनुसार विकास का मुख्य जो है प्यारे बच्चों क्या चीज है, तो आप लोग को याद है डार्विन के अनुसार विकास का जो मुख्य कारण है वो प्राकृतिक चयन है। अभी ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा होगा क्योंकि प्राकृतिक जैसा आप चयन कीजिएगा ना, उसी के अनुसार आपका विकास होगा। जैसे थोड़ा समझ सकते हैं कि जैसे कि अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग होते हैं, डार्विन के विकास का मुख्य कारण है प्राकृतिक चयन। कैसा प्राकृतिक को चयन किया है? ठंडा इलाका है, गर्म इलाका है, कैसा इलाका है, तो प्राकृतिक चयन लगा दीजिए ऑप्शन बी। अगला देख लीजिए, मानव स्वास्थ्य और रोग चैप्टर गया, एड्स का कारक क्या है? अब बताओ एड्स एड्स होता कैसे है? HIV के कारण होता है, ह्यूमेसियंसी वायरस होता है, ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस के कारण ये होता है, ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस, ठीक है, HIV। और HIV जो होता है सबसे पहले टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है, उसको नष्ट कर देता है, और टी हेल्पर कोशिका नष्ट हुई, येलो एकदम शरीर हो गया कमजोर। स्वास्थ्य प्रणाली जो होता है स्वास्थ्य प्रणाली क्या चीज बोलते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली, वो कमजोर हो जाएगा, बीमारी आसानी से धर लेगा। तो बताइए एड्स का कारक जो होता है HIV होता है, यानी कि HIV पर आक्रमण कौन करता है? टी हेल्पर, यानी कि HIV जो होता है टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है ना, तो टी हेल्पर कोशिका नष्ट हो जाता है, और जब टी हेल्पर कोशिका नष्ट हो गया तो आप एकदम गंभीर रूप से एकदम कमजोर हो जाएंगे, और आपका प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाएगा। आपको पता है प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है? 5 नंबर के लिए गेस कर दिया 100% में 2026 के लिए, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाएगा, आएगा ही। चलिए राइट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर। अगला देख लीजिए, एंटीबॉडी किससे बनती है? बताओ एंटीबॉडी किससे बनती है? एंटीबॉडीज होता है लिम्फोसाइट से बनती है। कौन सा लिम्फोसाइट? तो बे लिम्फोसाइट। कौन सा लिम्फोसाइट? बे लिम्फोसाइट। तो एंटीबॉडी किससे बनते हैं भैया? तो लिम्फोसाइट से बनता है। कौन सा लिम्फोसाइट होता है? तो बेटा लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो कमेंट कीजिएगा ना तब मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए, नहीं कमेंट कीजिएगा तो 10 दिन पढ़ाएंगे 20 दिन गायब हो जाएंगे, इसीलिए समझिए बात के, कमेंट करते रहिएगा। मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण से होता है मेरे प्यारे लाल? तो ध्यान रखिए, मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजुआ से होता है। ये प्रोटोजुआ जो होता है कौन सा किस्म का होता है? तो प्लाज्मोडियम, इसका रहता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इसका कंपनी का होता है।
प्लाज्मोडियम कंपनी का होता है, ठीक है। और कमेंट करके चैट में नहीं बताना, कमेंट बॉक्स एक होता है, लाइव चैट नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगता है, सब बढ़िया से कमेंट कर दीजिएगा। मलेरिया किसके कारण से होता है, तो याद रखना प्रोटोजोआ के होता है, जो प्लाज्मोडियम किस्म का होता है, इस साल भी आया था। अगला क्वेश्चन देख लो प्यारेलाल, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, बताओ कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ओकाजांकी कहलाता है, क्या चीज, कैंसर का अध्ययन ओकाजांकी कहलाता है, ओंकोलॉजी, क्या चीज, ओंकोलॉजी कहलाता है, कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और कहते हैं कि कैंसर पर टिप्पणी लिखने के लिए बता दे, बहुत अच्छा तरीका से एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कितना आसान है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। सब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चन में करवा दिए, तो क्या है, ओंकोलॉजी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 9वां चैप्टर आ गया, पशु प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ। इतना बढ़िया से चैप्टर को पढ़ा यार, बोले इतना महत्वपूर्ण चैप्टर की मत कहो, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, जो आपको चैप्टर देखने को मिला ना, बहुत बढ़िया चैप्टर है, मजा से पढ़ा दिए। देखो पशु प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पशु प्रजनन का मुख्य उद्देश्य जो है रोग प्रतिरोधक नस्लों का विकास करना, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये दुग्ध, हाँ ये भी सही है कि, बताओ अगर हम पढ़ा रहे पशु प्रजनन तो हमको खाली उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होगा, कि कम से कम दूध दूध भी हमको चाहिए वृद्धि में, तब ना राजा बनेंगे किसान लोग। और ये यहाँ पे मांस उत्पादन में वृद्धि, हाँ मांस भी एकदम अगर मान लीजिए कोई जानवर है, मान लीजिए जो भी जानवर है, गधा वगैरह जो भी जानवर जो पशु प्रजनन करता है, वो चाहेगा क्या चाहिए कि बहुत बड़ा नस्ल हो, बहुत मजबूत हो, ताकतवर हो, बैल एकदम एकदम तड़ातड़ होना चाहिए, तो मांस में उत्पादन में वृद्धि होना चाहिए, कि उपयोग तो सभी है, जैसे कि बकरी है तो बकरी सूखा सा करेगा, हम तो शाकाहारी आज तक छुए तक नहीं है, अंडा तक उस हम कहाँ से खा लेंगे। तो पहले बात आपको ध्यान रखना, बकरी है तो बकरी कैसा पसंद करे, सूखा शाकाहारी, बॉडी बिल्डर पसंद करेगा खाने वाला, कि एकदम मोटा ताजा होना चाहिए, एकदम स्वादिष्ट, ऐसा सोचता है, तो मांस उत्पादन भी हो जाता है कि आपका पशु प्रजनन का उद्देश्य, ठीक है। अरे 2 नंबर में भी आ सकता है कि पशु प्रजनन का उद्देश्य क्या है, तो बस ये सामने लिखना रहेगा, बायोलॉजी है थोड़ा आसान है इसीलिए, ऑप्शन डी, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाँ तो 34 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हाँ, कहा जा रहा है आप लोगों से कि एम्ब्रिया ट्रांसफर, हाँ एम्ब्रियो एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक का प्रयोग किया जाता है, बताइए पशुपालन में किया जाता है, कमेंट कीजिए। तो इस चैप्टर ऐसा ही है कि आप लोग पशुपालन लगा देंगे, हमको पता है, ठीक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आप लोग जवाब दे दीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन, वाह वाह क्या बात है, पशुपालन, ध्यान दीजिएगा, एम्ब्रियो ट्रांसफार्मर जो तकनीक का उपयोग किसमें करेंगे, पशुपालन, देखो करवा रहा हूं तो याद कर लो एक बार में, या तो कॉपी में नोट करते चलेगा जो नहीं याद है। एम्ब्रियो ट्रांसफर का तकनीक जो होता है पशुपालन में यूज होता है, ध्यान रखिएगा। उत्तक संवर्धन का उद्देश्य क्या चीज होता है, उत्तक संवर्धन का उद्देश्य होता है रोग मुक्त पौधे को प्राप्त करना, उत्तक संवर्धन इतना पढ़ने से पढ़ाए हैं, और हम बोले हैं कि 2 नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या आप नहीं पढ़े हैं, तो नहीं पढ़े तो पीटेंगे। बहुत बढ़िया समझ आए हैं कि उत्तक संवर्धन क्या है, तो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर में भी आ सकता है, पौधों को तेजी से प्रवर्धन करना, प्रवर्धन का मतलब शुरू में बताए थे प्याज में प्रवर्धन होता है, प्रवर्धन का मतलब विकसित, तो यहाँ पर पौधों को तेजी से विकसित करना भी उत्तक संवर्धन का मुख्य उद्देश्य होगा। और अगला देखिए, अनुवांशिक रूप से समान पौधों को प्राप्त करना, मतलब कि समान पौधा प्राप्त होना चाहिए, मतलब कि एकदम वैसा है एकदम बॉडी बिल्डर, घना पौधा हो रहा है तो घना पौधा ही होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर उपरोक्त सभी दिया गया, तो सही जवाब क्या होगा, डी नंबर। तो देखो थोड़ा बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो इनमें से सभी ऑप्शन रहेगा ना तुक्का मारने का, तो जरूर लगा कहेगा, चांस रहता है 90% के सही ही हो जाए, मतलब 10 में से 9 ऑब्जेक्टिव ऐसा ही होता है कि उपयुक्त सही वाला जवाब सही हो जाता है, ठीक है। तो बात को थोड़ा समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन आ जाए 35 नंबर, भाई टाइम लग गया ना, जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा। बियर बनाने में किस सूक्ष्म जीव का यूज किया जाता है, तो ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बियर मतलब दारू बनाने में ईस्ट सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। बायोगैस का मुख्य रूप क्या होता है, तो आपको पता है कि मीथेन होता है, क्या चीज होता है, मीथेन होता है, क्या चीज होता है, मीथेन, मीथेन हाइड्रोकार्बन का यूज होता है बायोगैस बनाने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, पेंसिलियन की खोज दोस्तों किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और प्यारे बच्चों, आप अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग नोट्स जरूर से ले लीजिएगा, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, अगर आप मान लीजिए मैट्रिक में बहुत अच्छा नंबर लाए हैं और इंटर में टॉपर लिस्ट में आना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कंटेक्ट करके नोट्स आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है, जरूर। अगला क्वेश्चन आ जाए 39 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जैविक जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन जीवाणु मदद करता है, ठीक है। तो देखो जैविक नाइट्रोजनीकरण में राइजोबियम जो होता है ना, यही काम करता है।
जैविक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में होता है, ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु मदद करता है? तो राइजोबियम, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम किसमें होता है? लगता है टीबी वाला बीमारी ना होता है उसमें लगता है। लैक्टिबैसिलस ये तो दूध वगैरह होता है, दही में बनता है तो उसमें होता है। तो याद रखें राइजोबियम हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला चैप्टर देख लीजिए ग्रामा फिलिस में कहा गया कि प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या चाहिए बताइए? बैक्टीरिया में मुख्य डीएनए के अतिरिक्त एक डीएनए है प्लाज्मिड जो होता है। प्लाज्मिड की संरचना ये करवाए पीवीआर 322। अब ये भी ना पता है तब तो एकदम पूरा चाल कर दो पिटाई के। पीवीआर 322 की संरचना बनाने आता है, 2 नंबर में पूछा जाता है। अब वो भी ना पता है तब तो दिक्कत ही है। प्लाज्मिड क्या है? तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में मुख्य डीएनए के अलावा एक अतिरिक्त डीएनए होता है। क्या चाहिए? बैक्टीरिया में मुख्य डीएनए के अलावा एक अतिरिक्त डीएनए होता है प्लाज्मिड, ठीक है। समझ गया प्लाज्मिड क्या है? परिभाषा में ये भी लिख दोगे तो चलेगा, संरचना तो बनाना ही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 41 नंबर। देखो जिसको भी कर देते उसको क्लियर ही कर लीजिए। एगारोल जेल का उपयोग किसमें किया जाता है? तो एगारोल जेल का उपयोग किसमें किया जाता है? तो डीएनए को अलग करने में नहीं किया जाएगा कि प्रोटीन को अलग करने में। तो मेरे अकॉर्डिंग एक रोग, देखो एगा रोज हम पढ़ रहे हैं, एक रोज लिखा हुआ, ठीक है। एक रोज जेल का उपयोग किसमें किया जाता है? या एगा रोज भी दे देगा, ठीक है। तो हम लोग ध्यान रखिएगा डीएनए का अलग करने में, इसी में ना करते हैं। हाँ तो यही होना चाहिए। मान लीजिए दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिएगा। आणविक कैंची, देखिए आणविक कैंची किसे कहा जाता है? तो एक्सट्रैक्शन एंड न्यूक्लियस को कहा जाता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, 42 क्वेश्चन हो गए, इतने ही छोड़ दे कि और करवा दे। मानते हो कि पूरा करवा दे 70 ऑब्जेक्टिव। मैंने क्या मेहनत करते हैं कि नहीं, ये भी इस पर भी बात आ जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है पीसीआर, बताओ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर तकनीक का उपयोग होता है, बताइए। पीसीआर तकनीक इतना बढ़िया से हम आपको बता दिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पीसीआर पहली बार इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म होता है, किसमें यूज होता है? तो डीएनए की मात्रा जब बढ़ाना रहता है ना, डीएनए की मात्रा, तो हम लोग पॉलीमरेज श्रृंखला का यूज करते हैं। पॉलीमरेज का मतलब क्या समझते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब कॉपी करना एक ही चीज को, डीएनए की संख्या बढ़ा देना। चलिए यहाँ पर बेटे कॉटन का मतलब क्या होता है? बेटी कॉटन, बेटी का मतलब बैसिलस थुरेंजिस, बैसिलस थुरेंजिस, बैसिलस थुरेंजिस बेटी का मतलब होता है। फिर से बैसिलस टी से थुरेंजिस, ऑप्शन बी। कितना बढ़िया से पढ़ाया हुआ है। 45 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा जीएमओ का। देखो जीएमओ किया है मैंने तो शायद पढ़ाया है कि नहीं ध्यान में नहीं है, लेकिन जीएमओ जो होता है जेनेटिकली मोडिफाइड कैची होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। जेनेटिकली का मतलब समझते? चाइना ऐसा आम बनाया ना उसमें गुठलिए गायब कर दिया, लो आम खाते रहो गुठली नहीं नहीं निकलेगा, समझे। चाइना है, चाइना आज से 50 वर्ष 100 वर्ष लगभग आगे चल रहा है, दुनिया से आगे चल रहा है कि ये अपना। तो याद रखिएगा जीएमओ कहती है जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे चाइना आम बनाया ऐसा कि उसमें गुठलिए गायब कर दिया है, जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर। फुल फॉर्म पता है ना तो परिभाषा खुद से ही बना सकते हैं। अगला देखिए जीन थेरेपी का यूज क्यों करते हैं? तो देखिए जीन थेरेपी जीन थेरेपी का यूज हम लोग करते हैं अनुवांशिक रोगों के इलाज में। जैसे कि मान लीजिए कि जीन थेरेपी, मान लीजिए खराब अनुवांशिक है तो उसको काट के हटाना है, तो हम लोग उसमें करते हैं जीन थेरेपी का यूज। जैसे कि कैंसर में भी लगता है, यूज होता है, इसमें भी लगता है जीन थेरेपी। तो अनुवांशिक रोगों के इलाज में भी किया जाता है जीन थेरेपी का यूज, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि जीव और सेमेस्टिया चैप्टर ज्ञान। सेमेस्टी का मतलब क्या है? और सेमेस्टी का मतलब होता है एक ही जाति के जीवों की संख्या। क्या होता है? एक ही जाति के जीवों की संख्या, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। सेमेस्टी का मतलब यही होता है, सेमेस्टी का शायद परिभाषा भी करवाए होंगे। चलिए पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया था? बताओ। ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है, क्वेश्चन बैंक में पहले से बड़े बार पूछा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना पारिस्थितिक तंत्र दोस्तों जो है एजे टोंसले ने दिया था, एजे टैंसले ने दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए। कितना टाइम हो रहा है? पारस्परिक लाभ का उदाहरण देखो। सहोपकारिता पढ़ाए हैं, बताइए तो सहभोजिता पढ़ाए हैं, परिजीविता पढ़ाए हैं। अब बताओ सहोपकारिता का मतलब क्या चीज होता है? एक को लाभ हो दूसरा को या हानि हो, कैसे बोलते हैं? एक को लाभ हो और दूसरों को लाभ हो, उसी को कहा जाता है सहोपकारिता, ठीक है। ये होता है पारस्परिक लाभ। कैसे गलत हो जाता है? मेहनत से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। सहभोजिता
सब पढ़ाया हुआ चीज है। तो आप लोग याद है कि पारस्परिक लाभ का मतलब होता है दोनों को लाभ हो, और यही होता है साहोपकारिता। तो यहाँ पर ध्यान में रखेगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, नेटलिटी का अर्थ क्या होता है। देखिए, व्हाट इज मीन्स ऑफ, क्या चाहिए, मीनिंग ऑफ नेटलिटी, यानी कि नेटलिटी का अर्थ क्या चाहिए होता है, तो जन्म दर होता है, क्या चाहिए होता है। और मेटलिटी का कमेंट बॉक्स में बताएगा मेटलिटी का अर्थ क्या होता है। नेटलिटी का मतलब क्या चाहिए होता है, तो जन्म दर। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बेस सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो आपका देखिए ये क्वेश्चन आ गया पारित तंत्र चैप्टर, कितना, पारित तंत्र चैप्टर आपका आ गया इकोसिस्टम। तो ध्यान दीजिए, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, जैसे कि हम आपको बहुत बढ़िया से तीन तरह का आपका पिरामिड होता है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में, हाँ ये क्वेश्चन मैं कहूंगा आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, क्योंकि बहुत अच्छा तरीका से तीनों प्रकार का फिगर के साथ मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है, उल्टा सीधा दोनों, HW करके कॉमन लिखिएगा ना, एक कॉमन में आप लोग क्या कीजिएगा, HW करके ऐसे आंसर दीजिएगा, ठीक है, एक कॉमन में, ठीक है। तो सब लोग प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 52 नंबर, अपघटन का मुख्य कार्य क्या है। देखिए, बोर्ड में पूछा गया था कि अपघटन के परिभाषित करें, तो अपघटन 2 नंबर में भी आता है, बढ़िया तरीका से हम आपको करवाए हैं। तो अपघटन का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई जानवर मर गया, तो उसको क्या होता है, जमीन में दफना दिया जाता है, या पेड़ पौधा सड़ जाता है तो जमीन में डाल देते हैं, कहीं पे फेंक दीजिए, उसका पुनर्चक्रण हो जाएगा। पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण ही अपघटन कहलाता है। लेकिन जितना ही पोषक तत्व, जैसे खाना पीना, सड़ा गला, कोई भी कचरा या मांस जो भी हो, कोई भी चीज हो, अगर वो अपघटन हो रहा है प्रकृति में, तो वो पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण हो रहा है। जैसे कि जमीन से है, जमीन में ही मिल गया, ठीक है, तो वही चीज है, तो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 53 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या होता है। देखिए, खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर जो होता है, प्यारे बच्चों, उत्पादक होता है। कौन होता है, उत्पादक होता है। और इसमें पूछेगा कि उत्पादक का पहला स्तर तो प्राथमिक उत्पादकता, फिर उसके बाद द्वितीयक, तृतीयक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछा जाए खाद्य श्रृंखला में, ठीक है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, उत्पादक कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पादक, ठीक है। उत्पादक में हरे पेड़ पौधे आते हैं, पता ना, इतना इतना तो पता होगा, इतना बढ़िया से पढ़ाए चैप्टर को। अगला देख लीजिए, पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार का होता है। देखिए, पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार का होता है, ठीक है। और संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, सारा चीज करवाया। बस आप एक कमी है आप लोगों में, वो कमी हमको दूर करना है, हमको थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो कमी दूर हो सकता है, ठीक है। जो कि हर दिन पढ़ाते हैं, हर दिन क्लियर कीजिए। और इतना बायोलॉजी आसान है कि 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा ना, तो क्लियर हो जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं ना लगाना पड़ता बायोलॉजी में, बस फिजिक्स केमिस्ट्री में दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन हमेशा के लिए याद भी हो जाता है। लेकिन ये भी याद हो जाता है, कहानी के जैसा ही है, ज्योग्राफी के जैसा ही है। तो पारिस्थितिक तंत्र में कितना होता है, तो 3 प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण चैप्टर है, और रेड डाटा बुक में दोस्तों किसको शामिल किया गया है। क्या जानकारी देता है रेड डाटा बुक, तो ये देता है विलुप्त हुए प्रजातियों के, और विलुप्त होने वाले प्रजातियों की जानकारी दे सकता है। पालतू जानवर का क्या देगा, वो तो सेफ है ही है, हर जगह पालतू जानवर है ही है। अरे वन्य जीव क्या करे, वो तो सेफ ना है। तो रेड डाटा बुक में उसी को सम्मिलित किया गया जो आपत्तिग्रस्त तो चिंता में हो, लगभग विलुप्त होने के कगार पर हो, उसको लिया जाता है, इसलिए ए नंबर होगा भाई। वाह, अगला क्वेश्चन देख, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपका क्या कहते हैं, डॉल्फिन, काची डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। देखिए, स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण दोस्तों आपका राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। अब बताइए, स्वस्थानीय संरक्षण का परिभाषा याद है। देखो, आपका वाट कला खड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है, मेहनत कीजिए। अगर नहीं पता है तो समझिए आप बहुत पीछे हैं, पढ़ाए तभी पीछे, अगर नहीं पढ़ाए तो आप सही जगह पर है, मेहनत कर रहे हैं, वही चाहिए। और जिसको पढ़ाए नहीं पता स्वस्थानीय संरक्षण, तो समझो अगर अभी आप मेरे पास होते तो पक्का पीट देते, ठीक है, और बढ़िया से खातिरदारी कर देते। स्वस्थानीय संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान आपका सही उदाहरण है, ठीक है, बहुत अच्छा से पढ़ाई हुई चीज है, बस अफसोस होता नहीं पता है आपको तब। जैव विविधता शब्द किसने दिया था, आप बताइए। जैव विविधता जो शब्द है, कौन वैज्ञानिक ने दिया था, कौन दिया था, सोचिए तो, कौन दिया होगा जैव विविधता शब्द, बढ़िया से 15वां चैप्टर पढ़ाए हैं। जैव विविधता शब्द जो है प्यारे बच्चों, एडवर्ड विल्सन ने दिया है। देखो, डार्विन तो प्राकृतिक चयन का नियम दिया है, ऑपरेन तो आपका दिया है, जो शुरू में बताया था अलेक्जेंडर वन हेमलेट तो दिया नहीं है।
तो यहाँ पर एडवर्ड विल्सन जो है, एडवर्ड विल्सन ये जैव विविधता को दिया था। कौन देता है? एडवर्ड विल्सन ने दिया था। ध्यान रहेगा कि फिर बोल जाओगे नहीं। जो नहीं पता है उसको आप लोग क्या कीजिए ना, कॉपी में नोट करिए, सुंदर सा नोट्स बनाइए, और जो नहीं पता लिख लीजिए और रोज पढ़िए। कैसे ना क्लियर रहेगा, पढ़ने का तरीका तो बदलिए। अगला देखिए लास्ट चैप्टर बायोलॉजी का, पर्यावरण के मुद्दे। पर्यावरण के मुद्दे क्या है? बहुत सारा है। पर्यावरण में जो मुद्दा है, मुद्दा को कैसे सॉल्व करना है। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक क्या है? इसमें आता है ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन? तो ओजोन परत। अब उसी पर सबसे डिपेंड है। अगर इस सभ्यता समाप्त हो सकता है तो उसका कारण ओजोन परत का क्षय होना है। देखिए तो वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक जो होता है वो कौन होता है? तो आपको याद रखना, लाइकेन, SO2। क्या चीज हो जाएगा? वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा जो है प्यारे बच्चों सूचक है तो लाइकेन है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा वायु प्रदूषण का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन परत का क्षरण का कारण क्या है? बताओ। ओजोन परत काय क्षरण, काय कहता है कि ओजोन परत में छेद है। क्यों? आपके दिमाग में छेद है। ओजोन परत में छेद होने का सबसे बड़ा कारण हम लोग कचरा फैला रहे हैं, प्लास्टिक जला रहे हैं, पेड़ पौधे को काट रहे हैं, जिससे CO2 की मात्रा बढ़ रहा है। और CO2 की मात्रा बढ़ेगा तो वो ज्यादा गर्मी को अपने आप में क्या करता है? संग्रहित करेगा, जिसके कारण पृथ्वी पर ज्यादा गर्मी CO2 भेजेगा। और ज्यादा पेड़ नहीं रहेगा तो CO2 कौन लेगा? हम लोग लेंगे। हम लोग तो ऑक्सीजन ले लेते हैं, पेड़ लेगा CO2 तो ऑक्सीजन फेंकेगा, तब ना सांस लेंगे कि CO2 सांस लेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। CO2 पेड़ लेता है तो ऑक्सीजन फेंकता है। इसीलिए जरूरत है मेरे प्यारेलाल के बहुत सारा पेड़ लगा दीजिए। तो ओजोन क्षरण का कारण क्या चाहिए? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मीथेन गैस भी है, नाइट्रोजन नहीं है, मीथेन गैस भी है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी है, NO2 गैस भी है। तो ये सब कारण से ना हो रहा है ये ओजोन परत। अब मनुष्य चाह रहा है कि ऐसे ही रहेंगे तो हो जाएगा। अरे पेड़ कम से कम ज्यादा लगाइए। अपने दिमाग में कोई समझ पाइए कि सिर्फ हमको आने वाले पेड़ों को भी देखना है, इसीलिए पेड़ लगाइए कम से कम, और कम से कम प्रदूषण कीजिए। ऐसा कीजिएगा तो जो ओजोन परत होगा मेरे प्यारेलाल खत्म जल्दी नहीं होगा। और यही कहना चाहते हैं कि ओजोन परत को बचाना है हम लोग को। नहीं तो ओजोन परत अगर जिस दिन आने लगेगा, ओजोन परत जिस दिन खराब हुआ ना तो सबको बीमारी धर लेगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि एग्रो केमिकल का प्रयोग कौन प्रदूषण करता है? देखो एग्रो केमिकल का प्रयोग जाल प्रदूषण कौन करता है? पता है तो कमेंट बॉक्स में सभी करता है। बताइए 62 नंबर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, एकदम फटाफट कमेंट कीजिए। तो एग्रो केमिकल का यूज कौन करता है? एकदम बढ़िया क्वेश्चन आपका है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए जल प्रदूषण भी करता है, तो बात सही है, लेकिन एग्रो केमिकल, केमिकल हर जगह आपका है। वायु में भी केमिकल है, मृदा में भी केमिकल है। यानी कि यहाँ पर आप लोग भले जल प्रदूषण पढ़े हैं, लेकिन मैंने बायोलॉजी के बीच में ट्रिक बोला था, जब भी आपको इनमें सभी ऑप्शन है ना, तो अगर नहीं पता है आंसर तो आंख मूंद के कहिए इनमें से सभी। ठीक है, देखो एग्रो केमिकल का उपयोग वायु में भी रहता है, जल में, यानी कि सभी ऑप्शन हो जाएगा डी। जल प्रदूषण में ज्यादा ना रहता है, केमिकल जलवे में ना जाता है, फैक्ट्री से गिरा है प्रदूषण तो जले के माध्यम से। तो डी ऑप्शन लगा दीजिए सभी। देखो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? देखो क्यों, इसका आप लोग को बताना है बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है किससे है बताइए। ये आपका प्रदूषण है मेरे प्यारेलाल, किससे संबंधित है? तो आप लोग थोड़ा कमेंट कर दीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों जल प्रदूषण संबंधित है कि कुछ और से? एकदम फटाफट। और सही बच्चे क्या कीजिए ना कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो नहीं क्लास आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कुछ विद्यार्थी क्लास नहीं करता जानबूझ के कि ज्यादा क्लास कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब इसे बाद में क्लास करेंगे, क्योंकि अभी याद कर लेंगे तो बाद में भूल जाएंगे, यही दिक्कत होता है। तो क्यों क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जल प्रदूषण तो नहीं। क्योटो को क्योट क्यों क्या लिखा हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल तो जल प्रदूषण से नहीं है। ओजोन परत का क्षरण तो ये भी नहीं होगा, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल कहा जा रहा है। ग्रीन हाउस गैस का परिवर्तन कर सकते हैं, जो कि ओजोन गैस में मान लीजिए ज्यादा अच्छा हो रहा है तो इसके कारण पृथ्वी पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पेड़ पौधे कटने से, जिसके कारण ग्रीन हाउसों का उत्सर्जन होने लगता है, ग्रीन हाउस गैसों का। इसीलिए राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 64 नंबर, ध्वनि प्रदूषण किसके इकाई होती है? तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। इनके ध्वनि प्रदूषण जो होता है इसको किसमें मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सबसे सेफ है 45 डेसिबल। 45 डेसिबल सबसे सेफ माना जाता है। इससे अधिक हो जाता है तो ध्वनि मतलब कि सहन करने लायक नहीं है। 45 तक ठीक है, नॉर्मल है।
तो इसको किसमें नाम पाया जाता था? डेसिबल आता ना, डीबी। जैसे कि क्रिकेट देखते होंगे तो देखिएगा तो 122 डीबी पहुंच जाता है, छक्का लगता है तब, इतना शोर होता है वहां पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पुनः योग्य जनित तकनीक का प्रयोग दोस्तों किसने विकसित किया था? हमको पता है क्या चाहिए पहले बच्चों, हॉर्बर्ट वायर। कौन? हॉर्बर्ट वायर और स्टेनली कोहेन ने क्या किया था? तो पुनः योग्य डीएनए तकनीक का क्या किया था? विकास किया था। ठीक है, अगला देख ले, ट्रांसजेनिक जंतु है तो डोले भेड़ भी है। ट्रांसजेनिक का मतलब समझते हैं? बढ़िया से पढ़ाई इसको भी। रोजी गाय, सुपर चूहा, ये सभी जो है मैंने बोला है, आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे ना, बायोलॉजी में एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको अगर नहीं आंसर आ रहा ना, मान लीजिए 34 को बनना, 35 को बनना, ऐसा स्थिति आपका ना है, ऐसा चाहते हैं, मेहनत करिए। अगर मान लीजिए किसी का ऐसा ऐसा हो जाता है कि 34 को 33 को रहा है, 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन ढूंढिए जिसमें इनमें से सभी ऑप्शन हो और उसको टिक करके चले, ये 100%, 90% चांस रहता है कि वो सही हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रिक्स्ट्रक्शन एंजाइम का उपयोग किया जाता है तो डीएनए के कार्टनों को जोड़ने, बताइए किसमें किया जाता है? रिक्स्ट्रक्शन एंजाइम का उपयोग किया जाता है डीएनए को काटने में ना, लाइगेज को क्या करते हैं? से लाइगेज का भी उपयोग करते हैं और यहाँ पर रिक्स्ट्रक्शन एंजाइम का भी उपयोग करते हैं। तो बताइए रिक्स्ट्रक्शन एंजाइम है। टाइम बड़ी ज्यादा हो गया, ठीक है, और वीडियो भी डालना है, बाप रे टाइम तो हो गया है। तो आपको पता है कि लाइगेज को क्या करते हैं? तो इसमें पहली बात एक्सट्रैक्शन एंजाइम को हम लोग करते हैं डीएनए को काटने में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्सट्रैक्शन एंजाइम वो आने कैंची जानते हैं ना, वैसा ही है। पॉलीमरेज का उपयोग किसमें करते हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं। अगला देखिए, जीन क्लोनिंग का उद्देश्य क्या होता है? जीन क्लोनिंग का उद्देश्य होता है किसी भी जीन के कई प्रांतियों को बनाना, जीन को नष्ट करना, समझे? हाँ, तो जीन क्लोनिंग का मतलब होता है कई प्रांतियों को बनाना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बायो बायो एथिकस का संबंध है जैविक प्रौद्योगिकी के मुद्दे से। जितना भी जैव प्रौद्योगिकी संबंध है उसका मुद्दा क्या है, उससे संबंधित है सारा चीज। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहना चाहते हैं कि एक होमवर्क आपको हम दे देते हैं। ठीक है, इसका हो गया। चलो, इसका एक होमवर्क रहा आपका, ये क्वेश्चन 70 नंबर, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उससे पहले एक काम कर दीजिए, ठीक है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और होमवर्क लेके इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, क्या होगा उत्तर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से लगाना, बहुत आसान चीज है। और मैं कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट से जुड़ जाइए और नोट्स ले लीजिए। अगर जो विद्यार्थी चाहते हैं कि आपका एग्जाम में 90% से देखो और आप टॉपर लिस्ट की श्रेणी में आना चाहते हैं, तो कांटेक्ट करके ले लीजिए। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का मेरे प्यारे बच्चों, और कोई दिक्कत ना, बस मेहनत से पढ़े, बेहतर नंबर लाना चाहते हैं कि आपका भी नाम टॉपर लिस्ट में हो, तो मेहनत में लग जाइए। अभी आपका मात्र 5 महीना बचा हुआ है, बढ़िया से पढ़ लेते हैं। मेरा गारंटी है प्यारेलाल, कोई अभी भी 90%, कोई बड़ी बात नहीं, अगर मेहनत करने के लिए तैयार है तब। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।